ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प किए थे हम इंडियंस को। ठीक है, जो भी ब्रिटिशर्स अपने रिफॉर्म लाते थे, जो भी एक्ट्स लेके आते थे, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ एक नई चीज़ को बता के जाते थे, जो कि हम उसे क्या कर सकते थे, जज कर सकते थे कि भाई हाँ, ये हम इंडियंस के लिए बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो अपनी जो क्लास है जीरो टू हीरो बनने की पॉलिटी के अंदर, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको बिल्कुल कोई भी एक्ट समझ में नहीं आता, आपको कुछ नहीं आती पॉलिटी के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। साथ के साथ आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको पॉलिटी नहीं आती, तो उसे भी आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको जो यहाँ से पॉलिटी से हीरो बनाया जा रहा है जीरो से, वो आप यहाँ पे बन पाओ और एक अच्छी तरह से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। सो फ्रेंड्स, जो अपनी पॉलिटी की क्लास है वो थर्ड क्लास है। इससे प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसे आप जरूर देखिएगा, जिससे आप इस सीरीज़ को कनेक्ट कर पाओ। अपना जो कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी, ईपीएफओ प्लस एसएससी जो भी एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, उन सब एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है, एनएफ है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला और ना ही आपको करने की ज़रूरत। सो अपना जो कंप्लीट कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से क्लास को ज्वाइन करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर करना है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। इसमें था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मीन टू से कि क्या होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किन किन चीज़ों का क्या क्या हेल्पफुल रही थी हम इंडियंस के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिशर्स आए थे भाई। ब्रिटिशर्स मतलब मीन टू से यहाँ पे एक कंपनी आई थी ट्रेड करने के लिए, और जो यहाँ पे बाद में रूल करती है वो कौन थी, सिर्फ एक थी। कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आते हैं? 1600 में आते हैं। वो क्या करती है भाई, अपनी वहाँ की क्वीन थी उसे एक चार्टर साइन करवाते हैं। चार्टर साइन करवा के वो यहाँ पे ट्रेड करने आते हैं। ट्रेड करने आते तो धीरे धीरे ट्रेड कर रहे थे भाई, अच्छा काम चल रहा था। लेकिन बाद में 1757 पे एक बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद होता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ, और ओवरऑल जो भी मैंने आपको हिस्ट्री में कवर अप कराया है वो भी आपका यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझाऊंगी, हिस्ट्री में नहीं घुसेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये बैटल ऑफ बक्सर होता है तो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रीटी साइन करते हैं। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब होती है? 1765 में की जाती है। और जब 1765 में जो ट्रीटी साइन की जाती है, इसमें जो भी दीवानी राइट्स थे वो ब्रिटिशर्स के पास चले जाते हैं। ब्रिटिशर्स के पास चले जाते हैं। जो भी टैक्स रिवेन्यू वसूल करते थे, जो भी वहाँ के बंदे थे, उन सब से कौन करेंगे? ब्रिटिशर्स करेंगे। जितना भी मनचाही कर सकते हैं, लैंड से भी ले लेंगे। मतलब जो भी ना टैक्स के जो भी पॉइंट्स थे, जो भी सोर्सेज थे, वो इन्होंने यहाँ पे कनेक्ट हो गए थे। उसके बाद ये फ्री टू ट्रेड कर सकते थे उस एरिया के अंदर जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे अपनी ट्रीटी को साइन किया था। जैसे कि जो बैटल ऑफ बक्सर था, ये लड़ाई को जीत चुके थे। जो इंडियंस है वो हार जाते हैं। हार जाते तो क्या हो जाएगा, अब ब्रिटिश कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्री टू कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है कब? बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे स्टार्टिंग थी ये रूल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये पहले एक ही एरिया के अंदर आते थे, जो कि दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स के पास चले गए थे। अब बात आती है करप्शन। करप्शन कैसे होता है भाई? जो ब्रिटिशर्स यहाँ के जो ऑफिसर्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिच होते जा रहे थे भाई, कुछ तो ट्रेड कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे जो भी टैक्स है, रिवेन्यू है, वो ले रहे हैं, रिच होते जा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ की ओवरऑल जो वहाँ की गवर्नमेंट थी ना, उन्हें वो क्या बोल रहे थे कि भाई हमारा जो पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रेड करना है वो अच्छा नहीं चल रहा, बिल्कुल मतलब गुजारे लायक हो रहा है, हम ज़्यादा कुछ बचा नहीं पा रहे, सिर्फ और सिर्फ खर्चा ज़्यादा हो रखा है। ठीक है, कुछ ऐसा वहाँ पे शो कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश जो थे ना, उन्हें समझ में आ चुका था कि है मतलब बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, कुछ मतलब हमें कुछ दिखा रहे हैं और उधर कुछ और कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे और गरीब, मतलब जो यहाँ पे कंपनीज हैं वो इतना ट्रेड नहीं कर पा रही, लेकिन वो वहाँ इंडिया में रहकर बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? दूसरे क्यों नहीं आ रहे भाई? बोलोगे ना, क्योंकि मोनोपोली थी नहीं भाई। ठीक है, इसको तो ये ट्रेड करने के लिए चार्टर जो लाए थे ना, उसमें मोनोपोली लिखवा के लाए थे कि भाई हम ही करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, जो अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी? वो एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी। गवर्नमेंट नहीं थी तो कैसी थी भाई? प्राइवेट थी। प्राइवेट थी तो सिर्फ एक बार ही चार्टर साइन करवा के लाई थी, उसके बाद कोई मतलब नहीं गवर्नमेंट से, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रही थी। ठीक है, लेकिन लंदन वाले बेवकूफ़ थोड़ी बनेंगे। उन्होंने क्या देखा, दूर से देखा भी, अच्छा ठीक है बेवकूफ़ बना रहे हो, हमें शाने बन रहे हो, लेकिन ये नहीं पता हमारे ही बंदे हो। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एक्ट्स लेके आते हैं
क्या करने के लिए, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इनको कंट्रोल में लाने के लिए। अब जो एक्ट लेके आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल था क्या करने के लिए लाते हैं, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी स्टेटमेंट आती है एग्जाम के अंदर, याद रखना यूपीएससी में ये पूरी स्टेटमेंट आती है। ये बोला जाता है कि जो ये पूरे के पूरे रेगुलेटिंग एक्ट्स लेके आए गए थे वो क्यों लेके आए थे, किस लिए लाए गए थे, तो आपको मिलेगा टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कितने एक्ट लाए थे भाई, 73 का पहला चार्टर, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। कुछ ये चार्टर्स लेके आए थे कौन, ब्रिटिशर्स। इन चार्टर्स के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जो कंपनी की जो भी पावर थी वो डायरेक्ट गवर्नमेंट अपने हाथ में लेके आना चाहती थी, ठीक है। अब ऐसा कुछ होने वाला था तो क्या होता है, यहाँ पे अब आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं 73 के अंदर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या बोला कि पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट थी उसने एक्ट लगा दिया कि रेगुलेट करने के लिए, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब जो गवर्नमेंट थी उसने बोला कि हमें कोई भी एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चाहिए, क्या करने के लिए, जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको उनके आंसर करने के लिए। ओवरऑल बोला जाए तो क्या कि जो भी इनके पैसे का खर्चा था, जो भी ये यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, उन सब का हिसाब लेने के लिए इन्होंने एक बंदे को अपॉइंट करने के लिए कहा, उसका नाम रखा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब बात आती है, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने एक कंपनी का बंदा होगा भाई, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बोली, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसे क्या बना दिया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज कर दिया गया, क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। उसके बाद जो यहाँ पे मद्रास था, बंगाल था और बॉम्बे था, इन सब के जो भी ये प्रेसिडेंसी, जो भी इनके एरियाज थे उनको कंट्रोल किया जाएगा। कौन कंट्रोल करेगा, बंगाल वाला ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। मतलब बंगाल वाले को एक ज़्यादा थोड़ी सी पावर दे दी गई, लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, कंट्रोल कर सकता है बाकी की जो इनकी प्रेसिडेंसीज थी, जो भी इनके एरिया थे, ठीक है। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर 4 मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया गया। और लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस होते हैं, एक होता है अपना लेजिस्लेचर और एक होता है अपना क्या, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव लोग की फॉर्मेशन करता है और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे आपको ही करना है सारा काम, एग्जीक्यूटिव तो करोगे ही करोगे, बट आपको लेजिस्लेटिव जो भी काम होता है वो भी आपको ही करना है। उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन कर दी गई, कहाँ पे, फोर्ट विलियम में। ये कब था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग था, ठीक है। यहाँ से कुछ आइडिया है इंडियंस को भी। उसके बाद सेटलमेंट एक्ट आता है 1781 के अंदर। सेटलमेंट एक्ट के अंदर जो जुडिशरी थी ना वो बार बार इन्वॉल्व हो रही थी चीज़ों में, मतलब कुछ भी कर रहे थे। जो भी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, जो भी बंगाल का कौन था, गवर्नर जनरल था, कुछ भी करता था अगर जुडिशरी बीच में पैर अड़ाती थी। अब जुडिशरी को क्या किया गया, सेटलमेंट एक्ट 1781 के टाइम पे इसे जुडिशरी को क्या कर दिया गया, इन्हें अलाउ नहीं किया गया क्या करने के लिए, कंपनी के वर्क में हस्तक्षेप करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए। तो जो अपने सेटलमेंट एक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर दी जाती है। तो साथ के साथ आपको क्या बोला जाता है कि जो जुडिशरी है ना ये सेपरेट कर दी जाती है इन सारी चीज़ों से, मतलब आप सेपरेट रहो, आप इनमें इन्वॉल्व ना बनो। इनमें कौन इन्वॉल्व करेगा, इनमें इन्वॉल्व होएगा कलकत्ता काउंसिल, जिसको आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बोलते हो। इनके लिए अलाउ किया गया एक काउंसिल जिसका नाम था कलकत्ता काउंसिल या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या होएगा। नेक्स्ट आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्या, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या होता है भाई, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट थी वो क्या देख रही थी कि भाई हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भाई सारा पैसा हड़प रहे, हमें कुछ नहीं दे रहे। तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है क्यों, कंट्रोल करने के लिए, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब बोलोगे पिट्स नाम क्यों रखा भाई, वो पिट्स जो था वो पीएम था कहाँ का, ब्रिटिशर्स का। और वो क्या करता है, वो एक एक्ट को पास करता है जिसका नाम रखा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स बोले तो कौन है, पीएम है कहाँ का, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। इसलिए नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। क्या करने के लिए लाया गया, कंट्रोल करने के लिए, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो ब्रिटिशर्स ने जितनी भी जगह को कैप्चर किया हुआ था ना उनको बोला कि भाई अपना नाम नहीं चलेगा तुम्हारा, ब्रिटिश पोजेशंस है ये, ठीक है, याद रखो क्या नाम है, ब्रिटिश पोजेशंस। नेक्स्ट जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी उसकी फॉर्मेशन कर दी गई। और उसकी फॉर्मेशन किस लिए की गई कि जो भी पॉलिटिकली होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा और जो भी मिलिट्री की चीज़ें होंगी उनको कौन कंट्रोल करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक ऐसी पोस्ट बना दी गई जो कि मिलिट्री, पॉलिटिकली या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चीज़ें होंगी उनकी देख कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल के लिए रख दिया गया ओनली, जो कि कंपनी का काम करेंगे, ठीक है। ये था अपना पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793 और 1813 के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो कुछ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती पॉलिटी के अंदर, और जो भी हिस्ट्री के अंदर हुई थी वो मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ।
आप हिस्ट्री वाले लेक्चर्स के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है जो चार्टर था 1853 वाला, जो चार्टर आता है कौन सा 1853 वाला, उसके अंदर क्या होता है भाई, उसके अंदर मेनली यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर क्या था, जो यहाँ पे सेपरेट दे दी जाती है क्या, एक लेजिस्लेटर को सेपरेट कर दिया जाता है, किसको, लेजिस्लेटर को विद काउंसलर्स के साथ में, ठीक है। लेजिस्लेचर यहाँ पे अलग से बना दिया जाता है क्योंकि पहले क्या था, एग्जीक्यूटिव था, अब क्या बना दिया, लेजिस्लेटिव भी बना दिया गया। और यहाँ पे कुछ एक पोस्ट थी जैसे कि कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज को, उसमें इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया। अब बोलोगे ऐसा क्या हो गया यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज के लिए इंडियंस को अलाउ कर दिया गया। अब होता क्या है, जो भी सिविल सर्वेंट्स थे उन्हें कौन बनाता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पहले वो कहाँ पे पढ़ाई करते थे, लंदन के अंदर। कौन सी जगह पे, हैरली बर्ले एक नाम का एक कॉलेज था जहाँ पे पूरी की पूरी अपनी पढ़ाई करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट करता था। और इसी के साथ में ये किसके साथ लॉयल रहेंगे, जो सिविल सर्वेंट्स थे वो किसके साथ लॉयल रहेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ में। और कौन थे वे, ब्रिटिश कंपनी का, ठीक है। जो भी कंपनी थी उसका कोई भी बंदे थे कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अगर वो उसके साथ लॉयल रहेंगे तो जो गवर्नमेंट थी वो इन्हें कुछ भी बोलती है करने के लिए, या फिर कुछ भी इनसे जानकारी लेने की सोचते हैं, इन्फॉर्मेशन मांगती है, तो जो है ये नहीं बताते अच्छे से, ना कुछ काम करते थे किसका, गवर्नमेंट का। अगर काम नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे बंदे तो चिढ़ जाएंगे, कहाँ के, लंदन वाले। वो क्या करते हैं, वो एक एग्ज़ाम बोलते हैं कि भाई अब एग्ज़ाम होगा, जो भी कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज हैं उनके लिए एग्ज़ाम होगा, और जो एग्ज़ाम को क्लियर करेगा ना, अब वही बनेगा कौन, सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, जो भी सिविल सर्वेंट की पोस्ट थी वो मतलब एग्ज़ाम के थ्रू वहाँ पे जो भी बंदे अपॉइंट किए जाएंगे उनका पहले एग्ज़ाम होएगा, देन वो क्या जाएंगे, सिविल सर्वेंट बन पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो एक्ट था इसको काफ़ी अपोजिशन मिली थी, देन आफ्टर कुछ अपोजिशंस के बाद में इसको क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया गया था, ठीक है। और जो अब मैंने बताया कि जो बंदे थे वो लॉयल रहते किसके लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि उसके बाद होता क्या है कि जो रिवोल्ट होती है कौन सी, 1857 वाली रिवोल्ट होती है, कौन सी, 1857 वाली, जिसके अंदर क्या होता है भाई, ईस्ट इंडिया पीरियड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और जो कंपनी है वो अपना रूल लेके आ जाती है। कंपनी का रूल होएगा तो क्या होता है, यहाँ पे अपना आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्ट होते हैं, यहाँ पे कुछ एक्ट्स आते हैं तो क्या आता है भाई, जो अपनी गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके कुछ एक्ट्स आते हैं 1858 के टाइम पे। होता है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड गवर्नेंस इन इंडिया, बोल सकते हो गुड गवर्नेंस इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रख दी जाती है गवर्नमेंट को, किसके लिए, आंसर करने के लिए, किसको, गवर्नमेंट को। साथ के साथ जो क्वीन विक्टोरिया थी नवंबर 1858 के टाइम पे वो डिक्लेयर कर देती है क्या, एम्प्रेस ऑफ इंडिया बाय प्रोटोक्लामिनेशन। मतलब वो खुद को क्या बना देती है, अपने आपको यहाँ की मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल देखने के लिए बना देती है, कब, नवंबर 1857 में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी पोस्ट को फिर से चेंज कर दिया जाता है और क्या बना दिया जाता है, वायसरॉय। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को चेंज करके क्या बना दिया जाता है, वायसरॉय बना दिया जाता है। और दूसरा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो लंदन में बैठेगा, आपसे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था एक नई पोस्ट को बना दिया गया जो कि लंदन में बैठेगा। उसके साथ में कौन होगा भाई, 15 मेंबर्स होंगे, कहाँ के, काउंसिल के, जो कि क्या करेंगे, दूर से क्या करेंगे, कंपनी को कंट्रोल करेंगे, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। यहाँ पे रिवोल्ट के टाइम पे कुछ सारी चीज़ें होती हैं, वायसरॉय की जो पोस्ट थी वो आ जाती है, अबॉलिश हो जाती है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इस पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है और वायसरॉय को बना दिया जाता है। काउंसिल ऑफ इंडिया आ जाती है, काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के यहाँ का मेंबर था। एक छोटा सा देखा जाए यहाँ पे एक मिनी पार्लियामेंट यहाँ पे फॉर्मेशन कर दी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या होता है भाई, काउंसिल एक्ट्स। काउंसिल एक्ट्स के अंदर होता है क्या भाई, काउंसिल एक्ट्स आते हैं 1861 में आते हैं, उसके बाद 1892 एंड 1909 के अंदर कुछ ही काउंसिल एक्ट्स आते हैं। आज हम 3 काउंसिल एक्ट्स को डिस्कशन करेंगे। सो नेक्स्ट जो काउंसिल एक्ट आएगा उसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो फर्स्ट काउंसिल एक्ट आता है, काउंसिल एक्ट 1861 वाले, उसके अंदर क्या बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को एंटर करवाया जाएगा, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। जो फर्स्ट काउंसिल एक्ट आता है उसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को एंटर करवा दिया जाता है, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। नॉन ऑफिशियल मिनटों से क्या, इन्हें कोई भी काम करने का कोई भी इन्हें पावर नहीं दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेट करके इन्हें सिर्फ एडवाइजरी के लिए रखा जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किसके लिए होती है, लॉ की फॉर्मेशन करने के लिए होती है, लॉ को बनाती है। लेकिन यहाँ पे जो इंडियंस को अपॉइंट किया गया वो किस लिए किया गया, सिर्फ एडवाइजरी के लिए, एडवाइजरी के लिए अपॉइंट किया जाता है।
और कौन किन को अपॉइंट करते हैं? अब ब्रिटिशर्स ने नॉमिनेशन किया है तो नॉमिनेशन अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे। फ्रेंड कौन थे? राजा बनारस, दिनकर राव और महाराजा पटियाला वाले, इन सबको अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मेंबर्स को। देन क्या होता है भाई, यहाँ पे जो पावर होती है, पहले क्या किया, जो ब्रिटिश की कंपनी थी चार्टर एक्ट के थ्रू क्या करती है, जो अपनी पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पावर को कंट्रोल करती है, अपने में कंट्रोल कर लिया। अब क्या होता है, इस टाइम पे जब काउंसिल एक्ट्स आते हैं, इसके टाइम पे जो पावर थी वो फिर से दे देती है, किसको? इन बंदों को। मतलब अब क्या है, पूरे का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब धीरे धीरे पावर को क्या करें, रिलीज करें, मतलब बंदों को भी पावर दे रहे हैं। क्या होता है, यहाँ पे पावर देने लग जाते हैं, बैक टू स्टार्ट, बंदे को पावर को गेन करने लग जाते हैं। और दूसरी बात है, पोर्टफोलियो सिस्टम आ जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम इनटू से क्या, कि कोई भी अपने जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे अपना कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर हो जाता है, रेलवे मिनिस्टर, कुछ ऐसे मिनिस्टर्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है अलग अलग से। और लास्ट आता है जो ऑर्डिनेंस सिस्टम होते हैं, एग्जीक्यूटिव भी लॉ को बना सकता है जब आपकी लेजिस्लेटर ना हो। वो कब होएगा, कुछ ऐसी कंडीशन होएंगी, कुछ ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है कि जो आपका लेजिस्लेचर है उसे आप कोई भी एडवाइजरी नहीं कर पाओगे तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक ऑर्डिनेंस सिस्टम के थ्रू आपको कुछ पावर दी गई है कि आप डायरेक्ट लॉ को बना सकते हो। ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर दे दी गई भी, एग्जीक्यूटिव जो भी आपके लॉ है वो आप बना सकते हो। कौन? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसके बाद बात आता है 1892 में क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है यहाँ पे उसको थोड़ा सा और मजबूत बना दिया जाता है। क्यों मजबूत बना दिया जाता है? यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव के अंदर जो इंडियंस को अपॉइंट किया गया था, लेजिस्लेटिव के अंदर जो इंडियंस को अपॉइंट किया गया था, उनको क्वेश्चन करने के भी परमिशन दे दी जाती है। वो क्वेश्चन किससे करेंगे? एग्जीक्यूटिव से। जो लेजिस्लेचर वाले थे वो क्वेश्चन किससे करेंगे? भी एग्जीक्यूटिव से करेंगे। एग्जीक्यूटिव से अब लेजिस्लेचर वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, प्लस लेजिस्लेटर वाले क्या कर सकते हैं भाई, बजट को डिस्कशन करेंगे। जो बजट है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। कौन? लेजिस्लेटिव काउंसिल। और वहाँ कौन थे? इंडियंस थे। कौन थे? नॉन ऑफिशियल थे। ठीक है, नॉमिनेट किए जा रहे थे। लेकिन अब क्या होता है भाई, जो वाइस रॉय था अब वो क्या करता, नॉमिनेट करता था बंदों को। अब नॉमिनेट ना करके थोड़ी सी ये पावर जो है वो थोड़ा सा और यहाँ पे क्या कर दी गई, इंडियंस पीपल्स को दे दी गई। वो कैसे? अब ये जो बंदों को अपॉइंट करेंगे ना, वो नॉमिनेट तो करेंगे बट सजेशन लेंगे। जैसे कि कोई भी आपकी बड़ी कोई भी एक कंपनी है जो भी आपके यहाँ पे कंट्रोल करके बैठी है, या भी कोई आपका जमींदार है, या कोई आपका दूसरे बंदे हैं जिसकी थोड़ी सी वैल्यू है अपने उस एरिया के अंदर, उनसे क्या ली जाएगी? एडवाइजरी ली जाएगी कि हम आपके एरिया से इस वाले बंदे को लॉ में एडवाइजरी करने के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। आर यू एग्री और नॉट? ठीक है, कुछ इस तरह से पूछा जाता था। तो आप देख रहे हो इनडायरेक्ट हो रहे हैं बट इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से क्या हो रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको समझाने के लिए मैंने इलेक्शन वर्ड यूज़ किया है, वो एक्चुअल में इलेक्शन नहीं हो रहा, वो यहाँ पे सिर्फ आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनेशन किया जा रहा है बट क्या लेके? एडवाइजरी के साथ में। सेम ऐसे प्रोविंसेस के अंदर क्या होता था, कोई भी गवर्नर था, गवर्नर किससे करेगा? जमींदारों से क्या करेगा? सलाह की जाएगी कि भाई हाँ अब की बार इस वाले बंदे को अपॉइंट किया जा रहा है, और कि आप इसमें एग्री हो कि आपको ये चीज़ सही लग रही है, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, अब लास्ट आता है 1909 का काउंसिल एक्ट, जिसमें क्या था, मोरलेमेंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। साथ के साथ यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट की अलाउंस दे दी जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को। मतलब मुस्लिम वालों को बोला जाता है कि आप अपने अलग से क्या कर सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो, अपने आप को अपॉइंट कर सकते हो। साथ के साथ जो अपनी सेंट्रल वाली लेजिस्लेटर थे भाई, यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो ये बोल रहे थे कि हम इंडियंस को हमेशा किस में रखेंगे? मिनोरिटी में रखेंगे। और जो अपने ब्रिटिशर्स उसको किस में रखेंगे? मेजोरिटी के अंदर रखेंगे। तो मिनोरिटी और जो मेजोरिटी का केस था वो इन्होंने कुछ इस तरह से हैंडल किया, क्योंकि अगर जो इंडियंस हैं वो अगर मेजोरिटी में आ जाते हैं तो हमारी सारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, वो सिर्फ अपनी चलाएंगे। अब उन्हें कोई भी अगर अपना एक्ट करना था, कोई भी डिस्कशन करना था, तो ब्रिटिशर्स के साथ करते थे। इंडियंस को सिर्फ एडवाइजरी और सिर्फ थोड़ी बहुत ही पावर दे दी गई थी। ठीक है, तो ओवरऑल ये अपनी पूरी की पूरी काउंसिल एक्ट्स जितने भी आ चुके थे उनको मैंने डिस्कशन कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम अपने जो पॉलिटी की मेन क्लासेस हैं उनको स्टार्ट कर देंगे। जो अपना पूरा का पूरा बेस था वो हम अच्छे से बना चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी डेली क्लासेस होती हैं और जो भी प्रीवियस क्लास हो चुकी हैं उन्हें अच्छे से देखिएगा, और आपकी जो भी क्विज़ होती है वो आप क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो अगर आपको डाउट बने कहीं भी किसी भी पॉइंट के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिएगा, अपने कमेंट्स को पोस्ट करें और अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर